नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारा जो शो था वो हिफाजती ज़मानत इमरान खान साहब के हवाले से भी बात करनी थी और फिर पता ही चला है कि इमरान खान साहब नहीं पहुँचे और अदम वो जो पैरवी पे खारिज कर दिया गया या रिजेक्ट कर दिया गया, दोनों की कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली है, लेकिन बहरहाल ये मामला ख़त्म हुआ। अहम तरीन केसेस में इमरान खान साहब की मुसलसल गैर हाज़िरी भी मिल रही है और शायद उसकी वजह उनके वकीलों का ये कहना है कि वो एक तरफ तो बुज़ुर्ग हैं, दूसरे बीमार हैं और अदालतों में और फिर सिक्योरिटी का भी मैटर है, नहीं आ सकते। 83 अरकान की काबीना है और वज़रा के बारे में कहा गया है कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन 83 अरकान की काबीना में कितने MNAs और सेनेटर हैं जो तनख्वाह ले रहे हैं, कितने सरकारी बंगले इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने सरकारी नौकर इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी स्टाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस बिजली सब मुफ्त ले रहे हैं, मेडिकल मुफ्त है, टिकट मुफ्त है, तो फिर ये चंद हज़ार की तनख्वाह की क्या औकात है? क्या बेवकूफ़ बनाते हैं हुकूमत। और इनकी कारकर्दगी 83 अफराद की क्या है, ये भी तो हुकूमत बताए ना, और ये बताए कि इन 83 अफराद पे ये कारकर्दगी और ये खर्च आ रहा है। इस पे भी मौका मिलेगा बात करेंगे, क्योंकि इशू एक बहुत इम्पोर्टेंट आ गया है। इलेक्शन नहीं कराना चाहती भाई, लगता है ऐसा, जबकि आइन में 90 दिन का दिया है, क्यों नहीं कराना चाहती है? गवर्नर उस पर क्यों मना कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन क्यों गवर्नर के पास जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे ऑब्जर्वेशन आई है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान के कोर्ट आने से मुसलसल इनकार पर दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद नहीं कर रहा था, तो दूसरी तरफ ज़मानत ना मिलने के बावजूद इमरान खान को हुकूमत गिरफ्तार करने को तैयार नहीं है। समझ नहीं आ रहा। लेकिन इससे पहले आइए कि अपने मेहमानों का तारुफ कराएं। ये जो एक ऑडियो आई है ये मामूली नहीं है। अगर ये फॉरेंसिक होती है और ये ऑडियो सही है, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी ऑडियो जुडिशरी के हवाले से आई है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी बुनियाद पर आज ये सूरत हाल है कि बहुत सारे लोग इस बात के मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान की तबाही, चाहे वो मुआशी हो, चाहे सियासी हो, चाहे वो गवर्नेंस के हवाले से हो, चाहे किसी भी हवाले से हो, उसकी ज़िम्मेदारी अदालतों में मौजूद, आला अदालतों में मौजूद उस किस्म के जजेस जिन्होंने नज़रिए ज़रूरियत की बुनियाद पर, मफादात की बुनियाद पर, लालच की बुनियाद पर, दबाव की बुनियाद पर फ़ैसले दिए, जिससे पाकिस्तान आज यहाँ खड़ा है। क्योंकि अगर मुनसिफ ये फ़ैसला कर ले कि मैंने मेरिट, कानून और आइन को लाना है, तो फिर किसी इदारे, किसी शख्स में, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो आइए पहले ये ऑडियो देखते हैं, पहली ऑडियो सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जोजा साहब जी जी, वो मुजाहिर अली नकवी को लुभाना जे वो मखा का केस है। अच्छा चलो, मैं वो आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज, तो फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे, कोई बिल्कुल कोशिश कर लेंगे। बिल्कुल मुजाहिर अली अकबर नकवी, हाँ ठीक है जी, बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना। चीफ मिनिस्टर, साबिक चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब की आवाज़ के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन ये जाहिर है फॉरेंसिक के बाद ही फाइनल होगा। और अरशद जोया हैं या चोचा हैं, वो एडवोकेट जनरल है। पता नहीं क्या बात हो रही है, देखें बड़ी ख़तरनाक बात है। और जिस शख्स का नाम लिया जा रहा है वो कोई मामूली शख्स नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। आइए दूसरी ऑडियो सुनते हैं। सलामुअलैकुम सर। अच्छा जनाब से रिक्वेस्ट है कि वो मोहम्मद खान का जो केस है ना वहाँ पे, जी जी सर, सुप्रीम कोर्ट में, वो कोशिश करके तो मुजाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर, अब फाइल कर दिया। जोजा साहब को पूछ लें, वो कर रहा है। जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर लेता हूँ। काम ठीक हो जाएगा वो तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी नकवी साहब हैं,
वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो था सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका जो सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप क्यों नेचुरली हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। अच्छा, इस ऑडियो में आप देखिए परवेज इलाही हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के उसी जज का नाम है, और जो गुफ्तगू आपके सामने है इसमें आबिद जुबैरी साहब का भी, जो कि सदर हैं इस वक्त करंट, वो मौजूद थे। फॉरेंसिक बताएगी कि इस पे क्या होना चाहिए। हालांकि इस वक्त मैं देख रहा था कि बार काउंसिल्स की कोई एक लेटर भी निकला है, उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस से मुताला किया है कि अगर ये ऑडियो असली है तो 209 के तहत एक्शन लिया जाए और जाली है तो उनके खिलाफ लिया जाए। तीसरी ऑडियो सुनते हैं। वालेकुम साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है? ठीक हो जी, मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इत्थे तुहाडे कोल ही मैं आ रहा उत्थे ही। पहुंच गए जी मैं आप भी आ रहा उत्थे। सब कोई गल नहीं करती, कोई नहीं कह रहा कि नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ नहीं मैं एक सेकंड का सिर्फ मैं सलाम करके तुर जाऊंगा। मैं आ गया, गल तो सुनो, मैं आ गया ना, नेड़े पहुंच गया यार, की कर रहे पे मैं खाली सलाम ना। इस ऑडियो ने तो, अगर ये सच है, अगर ये सही ऑडियो है जो नाम लिखा जा रहा है, जिस तरह कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान की आला अदालत, आला मनसब जमी बोस हो गई। आइए, राना सनाउल्लाह जो हुकूमत है वो क्या कह रहे हैं, जरा उनका भी सुन लेते हैं। मैंने FIA को ये टास्क सौंपा है कि वो इस बात का जायज़ा लें, वजारत कानून से जो है वो इसके ऊपर राय लें, चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बादियों नज़र में जो है वो मुकदमा दर्ज करना बनता है, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार करके इस मामले की जो है वो पहले तो फोरेंसिक हो, अगर उन्हीं की आवाज़ है, और जो दूसरे साहब हैं वो भी जो है वो सामने आ जाएंगे, और जो जोजा साहब हैं उनका भी मालूम हो जाएगा। तो इस मामले को जो है वो इंक्वायर किया जाए, फोरेंसिक में इस ऑडियो के दुरुस्त होने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, और अगर ये बात इससे आगे बढ़ती है तो फिर ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जुडिशल जो कमेटी है उसके पास भेजा जाए, ताकि अदलिया का जो अदारा है उसका एहतराम और उसकी इज्जत जो है उसे सिक्योर किया जा सके। ये हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका लहजा देखें, इतना धीमा और धीरे धीरे लहजा है कि अगर इस तरह चलेंगे तो इस पे तो फिर सुओ मोटो नोटिस भी हो जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा और मामला पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, और फिर शायद और ऑडियो की तरह ये भी डस्टबिन में चला जाए। और ये वाक़या, हालांकि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। मेरे पास 3 अहम तरीन गेस्ट हैं इसमें। मेरे पास हैं डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, आपका ही बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं अमानुल्लाह कमरानी साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार कॉल के, आपका भी शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इससे पहले कि डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी और मोहसिन बेग साहब के पास आके मैं उनसे भी राय लूँ, पहले अमानुल्लाह कुरानी साहब से ज़रा ये इस मौजू में बात कर लूँ, क्योंकि बार काउंसिल्स के सदर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, और जाहिर है कि ये केस अदालतों से भी रिलेटेड नज़र आ रहा है। बहुत हाई प्रोफाइल नाम भी है सुप्रीम कोर्ट के जज का। क्या कहेंगे कमरानी साहब इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान की तारीख का सियाह तरीन बाब है, लिखा जाएगा आइंदा। और इससे पहले भी माजरत के साथ हमारे मुल्क में आपने कर कैसे नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ हमारे मुल्क में। जो सबसे पहला जो प्रेसिडेंट है, इससे पहले और भी होंगे, मगर जो एक्सपोज हुआ जिस पर उन जजों ने इस्तीफे दिए,
जब ये ऑडियो लीक हुआ सैफुर रहमान का और जस्टिस राशिद के साथ, जस्टिस कयूम के साथ, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा केस था, उनको कहा जी इनको सजा दे, और उन्होंने सजा ज्यादा देने का कहा तो उन्होंने कम दे दी। उन्होंने पूछा जी आपने क्यों कम दिया? उन्होंने कहा केस तो बनता ही नहीं था। तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस आया और केस के दौरान ऑडियो दिखाया गया, बताया गया, और कोर्ट ने उनकी मोहतरमा की सजा भी खत्म की और जज साहबान के बारे में स्ट्रक्चर भी पास किया। उसके नतीजे वो दोनों जज साहबान ने इस्तीफा दिया, जो बाद में जस्टिस राशिद साहब जो है, अजीज राशिद अजीज, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। मालिक कयूम साहब हाई कोर्ट के जज थे, सीनियर जज थे, उन दोनों ने इस्तीफा दिया। तो मैं समझता हूँ आज बिल्कुल वही केस है, इस पर जस्टिस मज़ाहरी नकवी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात मेरी ये है कि अब जिस तरह जनरल बाजवा के लीक्स आ रही है, या वो खुद इजहार कर रहा है, या जावेद चौधरी के सामने जो कुछ वो बोल रहा है जिसकी तरदीद अभी तक नहीं आई है, वो तो ये कह रहे हैं कि सारा नेब को तो हम चलाते रहे, किसी का 8 अरब के माफ करो केसेस को, किसी के ऊपर केस बनाओ, इमरान खान कह रहे फलाने को गिरफ्तार करो, फलाने के साथ ये करो। तो ये जो नेब का इदारा है, इसके जितने केसेस 2018 से बने, मैं समझता हूँ उन सब के अंदर जिन जिन लोगों ने किरदार अदा किया सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, उन सब के खिलाफ रेफरेंसेस बनने चाहिए। हुकूमत को अभी फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, वरना फिर इस अदलिया की जिस तरह की मजाक बन गया है कि आज जो है मज़ाहिर नकवी का लीक आ गया। एजाज हसन साहब जो है जस्टिस मोहतरम, वो मॉनिटरिंग जज रहे हैं नवाज शरीफ केस में। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मगर बहसीयत कानून के तालिब इल्म मैंने कभी नहीं सुना कि एक ट्रायल के ऊपर, एक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मॉनिटरिंग किया जाए। तो आर्मी वाले भी नहीं करते, वो भी अपने मिलिट्री कोर्ट को दे देते हैं, इसके बाद मिलिट्री कोर्ट के कर्नल मेजर जो फैसला करता है उसके बाद अपील होती है। मगर ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और होता रहा है, और आज एजाज हसन साहब उसके सरबराह है, और वही एजाज हसन साहब आज इंतखाबात के बारे में जोर से कह रहे इंतखाबात होने चाहिए। भाई आप कौन होते इंतखाबात का फैसला करने वाले? ये जजों का काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है, इंतजामिया का काम है, हालात है, मुल्की मामला है, जो भी फैसला करे, पार्लियामेंट करे, कोई भी करे। मगर जजेज आकर इस तरह के अब खुद नोटिस लें तो उससे उनकी जानेदारी जो है वो झलक रही है। मैं समझता हूँ वो तमाम जजेस जिन्होंने पनामा का फैसला किया है, क्योंकि अब एक्सपोज हो गया, पनामा का फैसला अंडर ड्यूरेस था, अंडर इंस्ट्रक्शन था, बाजवा साहब उसके गवाह है, उसकी उस गवाही की रोशनी में उन तमाम जजों को जिन्होंने नाअहलियत की है नवाज शरीफ की, या जिन्होंने पनामा में लोगों को सजा दिलाई है या केसेस बनाए हैं, उन तमाम के खिलाफ जो है फुल फ्लेज जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस भेजा जाए, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में वो लोग बैठे जो इन केसों में नहीं बैठे। कौन भेजेगा सर केस कौन भेजेगा सुप्रीम? ये बिल्कुल जो कहते हैं भाई आपका खेल है, गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है। आपकी काजी फाजिशा के खिलाफ किस तरह भेजा? उसके लिए कोई इशू नहीं है, लॉ मिनिस्ट्री है, समरी तैयार करे, कैबिनेट से मंजूरी ले, प्राइम मिनिस्टर को भेजे, प्राइम मिनिस्टर सदर को भेजे, सदर जो 209 के तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेजे। कौन सा इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस है? के सबके सामने ठीक है। मैं आगे आपसे बात करूंगा, मैं जरा सा पहले दोनों मेहमान हैं उनसे भी मैं बात कर लूं। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूं, कैसे देखते हैं सर इस एक तो 3 ये ऑडियो आई है, बड़े अहम नाम शामिल हैं, और उसके बाद हुकूमत के एक नुमाइंदे का स्टेटमेंट भी सामने है, आप कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं समझता हूं कि जी ये पहली तो बात है कि हम तीनों को आपको बुलाना नहीं चाहिए था, गेस्ट वो होने चाहिए थे जिनकी ऑडियो टेप थी। मुझे तो उसके ऊपर जो है ना कमेंट करना ऐसा ही है कि एक साजिश में अपना हिस्सा डालने वाली बात है। कि परसों ना इसी पार्टी ने, जिनका आपने बड़ा मुद्दबाना तरीके से दिखाया जिस साहब को कि जो एड्रेस कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनकी पार्टी ने टॉप ट्रेंड के खिलाफ। कल एक वजीर जो कि इलेक्शन कमीशन के दिफा में कल आए और उन्होंने बताया, परसों ट्रेंड चलाया हुआ था उन्होंने अदलिया के खिलाफ, कल वो आए और उन्होंने आके दिफा किया ईसीपी का, ये बड़े हम चैंपियन हैं जी राइट्स के और ज्यादती होगी इलेक्शन कमीशन के साथ। आज जो है जबकि इस मुल्क पे जो एलीट कैप्चर्ड मुल्क है जिसमें 170 अरब रुपए के कल लगे टैक्स लगे, मुल्क दिवालिया होने के करीब है, और एक टेप आ गई है। पहला सवाल तो ये होगा ये टेप किया किसने था?
किसकी इजाज़त थी? मैं तो बड़ा खुश था कि सदर आपने बुलाए, साबका सदर जो इतने बड़े कानूनदान को बुलाया। वो सबसे पहले तो मेरा फंडामेंटल राइट ये है कि मुझे टेप किसने किया? वज़ीर आज़म ने कहा, आला अदलिया ने कहा कि ये टेप है। फिर इसके बाद गुफ्तगू शुरू होती है। डॉक्टर साहब, पहला तो मेरा अपना राइट है, किसने इन्फ्रिंज किया राइट और किसने इजाज़त दी उसको राइट इन्फ्रिंज करने के लिए, क्योंकि एक लातादाद टेपें निकलना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में मुझे लगता है कोई इदारा और कोई काम नहीं करता, ऑडियो वीडियो प्रोड्यूस करता रहता है। इसको तो बॉलीवुड से अगला दर्जा होना चाहिए, हॉलीवुड से आगे निकल गए। ये तो रोज ही फिल्में बनाते हैं, कभी ऑडियो, कभी वीडियो, कभी टेप। अभी कल को हम चारों की भी टेप आ जाएगी। वो कहेंगे कि जी मोहसिन बेग साहब भी गुफ्तगू करते रहे ऐवानों में, पता चले मोहसिन भाई की भी एक टेप आई हो। हम इसमें मेरा ख्याल ये है हमें मैच्योरली हैंडल करना चाहिए। बड़ा जज्बाती स्टेटमेंट सदर साहब ने दिया, मानुल्लाह साहब ने, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ऐसा है जो कहा जा रहा है तो पहली बात यह है कि हमें परवेज इलाही साहब से पूछना चाहिए। फिर जो हमारे इस वक्त सदर है सुप्रीम कोर्ट बार की, जो मेरा ख्याल है मैं किसी टीवी चैनल पे देख रहा था, उन्होंने डिनाइल दे रहे थे कि जी ये नहीं है, मेरा ऑडियो नहीं है, डॉक्टर्ड है। और डॉक्टर साहब इस टेक्नोलॉजी के दौर में एक छोटा बच्चा जो है ना जी, जो कि मेरा ख्याल है कि कोई चौथी पांचवी का हो, वो इस तरह की ऑडियोस प्रोड्यूस कर सकता है। डीप फेक जो है ना जी, आपकी फिल्म भी बन जाती है, आपकी ऑडियो बन जाती है। आपके पास सिर्फ कम्युनिकेशन होना चाहिए। डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम के इफ्तिखार दुरानी की बातचीत होनी चाहिए, उसको किस तरह सीक्वेंस करना है वो प्रोग्राम कर दे। AI आपको पता है कि चैट GTP जो है वो इंटरनेशनली इस वक्त स्कैंडल ये है, वो जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो कह रहे हैं कि जी सारे पर्चे निकाल के दे देते हैं वो लोग। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो द टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया है। इससे पहले कि मैं जाऊं कि जी ऑडियो ठीक है या गलत है, दो मेरे सवाल हैं। इजाजत किसने दी थी? क्योंकि उसमें मैं भी शामिल, कल वो मेरी भी ऑडियो आएगी, मेरी भी वीडियो आएगी, ठीक है, आपकी भी आएगी, इनकी भी आएगी। सो पर्सनल राइट इन्फ्रिंज किसने कराए हैं? आया ये कुछ दहशतगर्द थे, वांटेड लिस्ट में थे, जो कि इस वक्त कानून के मुताबिक आपके कुछ लोग हैं जिनके ऊपर सर्वेलेंस की जाती है। आया हम उनमें शामिल थे जो उनको लोगों को हमने टेप किया। दो बड़े मोतबर नाम है, एक वजीर आला है साहब का और एक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर है और एक साहब दूसरे साहब भी को वकील हैं। इनकी दहशतगर्द तंजीमों से मुताल्लिक था कि आप उनको मॉनिटर कर रहे थे, उनको ऑडियो का ट्रैक एंड ट्रेस कर रहे थे, या ये वांटेड लिस्ट पे थे, क्या चक्कर था वो बताना चाहिए और वो अप्रूवल्स भी आने चाहिए जो मार्केट में है। और दूसरा इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक विद दी टेक्नोलॉजी, मैं समझता हूं कि इस तरह की गुफ्तगू नेशनल टेलीविजन पे आके करना, ये जो हुकूमत है जी, इनकी मुसलसल कोशिश ये है कि जो मेन इशू है ना जी वो गरीब है। देखें ये सारा मीडिया भी स्टेट का है, ये मुल्क भी जो है शराफिया का है। इस गरीब आवाम को जिसको हमने पीस दिया है उसकी गुफ्तगू नहीं करनी है। ठीक, इमरान खान चल सकता है, जा सकता है, नहीं जा सकता, ये इशू है। ठीक, FIA काम करेगी जाती मफाद के लिए कि ये टेप है या नहीं है, लेकिन मुझे बताएं कि कल 170 अरब रुपए के जो लगाए टैक्सेस, आया वो गरीब आवाम जो इस मुल्क में आज खुदकुशी शुरू हो गई है पाकिस्तान में, ठीक है, फॉर्मली खुदकुशी शुरू हो गई है, ठीक है, ठीक है, गुफ्तगू कौन करेगा? मैं बिल्कुल आगे बात करूंगा इस इशू पे आपसे। मैं आता हूं जनाब मोहसिन बेग साहब के पास। मोहसिन बेग साहब, आप कैसे देखते हैं इन तमाम सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली तो ये जो मुबैना ऑडियो आई है आज, जिसके ऊपर आपने पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया है, देखिए बज़ाहिर तो एक शख्स ने आके डिनाई किया, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरी जो फीलिंग्स है ये बिल्कुल सही है। और इफ्तिखार दरानी साहब पूछ रहे थे ये कौन टेप करता है, ये वही लोग टेप करते हैं जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और वो इस टेपिंग को डिफेंड भी कर रहे थे। तो मसला ये आ रहा है कि सबको पता है कि कौन टेप करता है और उनका काम भी यही है। पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज टेप करती हैं, क्योंकि आपके जब कैरेक्टर और आपका जो है बिहेवियर इस किस्म का हो तो उसके ऊपर टेप्स निकल आती हैं। हाँ, अगर यूरोप में, अमेरिका में इतने हम सोफिस्टिकेटेड हों कि इसको चैलेंज कर सकें, और ये टेप पहली बार तो नहीं आई ना, अरशद मलिक की भी टेप आई थी, उस वक्त कोई नहीं बोला। मकसद ये है कि आप अगर किसी को ब्राइब कर रहे हैं या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और मनूवरिंग कर रहे हैं, जो कि हो रही है, और ये एलीट जो है हमारा हुक्मरान
तबका वो किसी भी जमात से हो, ये काम होते हैं और ये लोग करते हैं। और ये जजेस पहली दफा मनूवर नहीं हुए और ये पहली दफा किसी जज ने किसी की साइड नहीं ली, ये हमारे यहाँ एक आम सा बिहेवियर बन गया है। और जुडिशरी जो है वो वाकई हमारे यहाँ जो वो इमरान खान भी कहता है ना, 2 अमीर के लिए कुछ और गरीब के लिए कुछ और लॉज हैं, वो बिल्कुल मौजूद हैं। आप देख लीजिए, ये 10 दफा लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बुलाने की कोशिश की और एक्सटेंड करते रहे। ये आम आदमी के लिए हो सकता है? आम आदमी तो आधा घंटा लेट हो तो बेल कैंसिल हो जाती है, आधा घंटा आओ तो उसका केस फारग हो जाता है। तो ये कहना कि जी इस तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या तो आप अपने आप का कैरेक्टर और अपना लेवल जो है बिहेवियर का इतना ऊपर लेके जाएं और ना आप ऐसी हरकतें करें, ना आप मनूवरिंग करें, ना आप इन्फ्लुएंस पैदा करें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो पब्लिक को आना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के 2 फेसेस हैं और कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अपनी दफा तकरीरें करनी, लेकिन जब टाइम आता है तो बिल्कुल यू टर्न आ जाता है। तो ये जो मुनाफकत की सियासत है या मुनाफकत का जो बिहेवियर है, उसने हमारी सोसाइटी को तबाह किया। तो उसका बिल्कुल अगर कुछ हो तो मैं समझता हूं कि उसको पब्लिक में लाया जाए, इनके रियल फेसेस दिखाए जाएं और इसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इसका कंक्लूड होना चाहिए कि अगर कोई इस तरीके से जजेस को या जजेस किसी को मनूवर या फेवर कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो हम आप देखें 130वें नंबर पे है हमारी अदलिया पूरी दुनिया में। तो खुदा का खौफ है, और कितना नीचे जहां हमारे नीचे सिर्फ 2 और है। तो ये बिहेवियर जो है ना कहीं आके चेंज होना चाहिए और इसको पब्लिक करके इसको कंक्लूजन इसका निकल के और इसका एक मंतकी इंजाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गरीब का तो बेचारे का केस भी कौन करे सर? आप भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कौन करे? आया पार्लियामेंट करे, आया मीडिया करे, आया हुकूमत करे, कौन करे सर, या खुद अदालत करे? देखें हुकूमत वक्त जो भी हो या ऐसे हमारी नेशन को ये चाहिए कि ऐसी जो काली भेड़ें हैं वो किसी भी जगह पे हो, उनको निकाल बाहर करना चाहिए। अगर देखें 100% नहीं तो 50% हमारे के जो मुल्क के मसाइल हैं वो अदलिया की वजह से हैं। केसेस पुरलॉन्ग होते रहते हैं। अच्छा, जो इन्फ्लुएंस वाला है वो अगले दिन केस लगवा लेता है, उसका फैसला 2 दिन में हो भी जाता है और बेचारी दुनिया रुल गई है। 20-25 साल से वकला की फीसें दे के केस ही नहीं लगता। ठीक है, मैं आगे चल के आपसे फिर दोबारा पूछूंगा ये बात कि ये किसकी जिम्मेदारी है अब कि ये काली भेड़ों को एक्सपोज करे और एहतसाब करे और कानून और आइन का बोलबाला हो इससे और ऐसे लोग एक्सपोज हों। मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक। कनवानी साहब, जो भी आप बोलना चाहें बोलें। एक पॉइंट उन्होंने भी उठाया है इफ्तिखार दुरानी साहब ने कि कनवानी साहब जो ये टेपिंग की गई है किस कानून के तहत और क्या है, इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर आना चाहिए। दूसरा, ये बार कौंसिल का जो मुतालबा मेरे सामने अभी आया, मैं पढ़ रहा था, तो वो उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा है कि ये वो सुओ मोटो नोटिस लें, एक्शन लें। हालांकि आप क्या समझते हैं कि ये चीफ जस्टिस का काम है इस पे एक्शन लेना, या ये काम हुकूमत का है कि 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स में अगर ये जिस तरह राना सना ने कहा कि ये फॉरेंसिक हो और ये ऑडियो बिल्कुल सही है तो 209 के तहत हुकूमत आगे जाए? आप क्या कहते हैं सर? सर, गुजारिश है बिल्कुल अपना इफ्तिखार साहब की बात दुरुस्त है। ये जो टाइपिंग का सिलसिला है ये नहीं होना चाहिए। इस पर भी मैं उनके तारीख के हवाले से बताता हूँ। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गुलाम इसा खान ने खत्म की थी। उसके अंदर एक वजह यह भी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के टाइप होते थे टेलीफोन, तो सर्विलेंस की जाती थी, लफ्ज है सर्विलेंस। तो मैं जनाब इफ्तिखार साहब से गुजारिश करूंगा वो काजी साहब की वो फरियाद भी सुने। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त दी थी इमरान खान के दौर में कि जनाब मेरी सर्वेलेंस हो रही है। अगर इमरान खान साहब को, इफ्तिखार साहब को उस वक्त कानून और आइन और चादर चारदीवारी या पर्देदारी का एहतराम होता
उनकी बीवी की सर्वेलेंस न करते, उनके बच्चों की सर्वेलेंस न करते, एक सुप्रीम कोर्ट के जज की सर्वेलेंस न करते, तो उस वक्त से आज तक ये मामला ठीक हो सकते थे। ये हमारे सियासतदान मिल बैठ के बजाय एक्सटेंशन देने के, उनकी खुशामद करने के, आपस में बैठकर तुर्की की तरह, बांग्लादेश की तरह किसी मॉडल को सामने रखकर इकट्ठे हो जाते और मुल्क को आगे बढ़ाते, किसी की बूट पॉलिश न करते, तो मुल्क को ये हालात नहीं देखने पड़ते। मगर जब एक चीज सामने आ गई है, उससे आप आंखें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए मुतालबा किया है, उनके ऑनरेबल जज का नाम आ रहा है। अब तो जो तीसरा ऑडियो आया है, उसके अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब ये कह रहे हैं जो मोहम्मद खान मुल्जिम है, जिसने आगे सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था, जिसको पेश किया जा रहा था 14 फरवरी को, इस तरह कोई डेट पड़ रही थी, उसमें वो जो जज साहब है उसके घर में वो बैठा हुआ है, जिसका नाम लिया जा रहा है जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब का। यानी वो मोहम्मद खान वहां पहले से मौजूद है, जिसका केस लगा हुआ है, और चौधरी साहब हमारे मोहतरम है, उनकी सिफारिश करे जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि केस उधर लगवाएं। तो वो तो पहले से उनका मामला तय हो गए थे। इतना बड़ा संगीन सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर आ गई है, तो पहले से वो मोहम्मद खान से मिल रहे हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब उसको फॉलो कर रहे हैं, 3 दिन से आखिरी दो मिलने जा रहे हैं। तीसरा ऑडियो टेप तो यही है। तो इसके बाद अब क्या रह गया कि अब वो इस्तीफा न दे, इसके अलावा और कई इल्जाम उसकी अपनी जगह पर है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में स्ट्रक्चर पास किया हुआ, इन्होंने जो बेल दी है लोगों को वो गलत दी है, और उसके अंदर जो है टेंटेड विद एनी कोई डाउट थे। और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो उसने हक में जो सुप्रीम कोर्ट फैसलों को उसने कालादम करके अपना फैसला दिया और उसको इनाम के तौर पर सुप्रीम कोर्ट जज बनाया गया। वो तो वैसे पहले दिन से मुतनाज़ा जज है, पहले दिन से वो मुतनाज़ा जज है, उसको खुद इस्तीफा देना चाहिए या फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कागजात देना चाहिए। मेरा तो यही है सर। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ी सी आपसे इस पे भी राय ले लूँ, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं इफ्तिखार दुरानी साहब की तरफ जाऊँगा। मोहसिन बेग साहब ने इस पॉइंट को उठाया है कि इमरान खान साहब का ये कहना है कि आइन और क़ानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और वो इस सिलसिले में उनकी कई स्टेटमेंट हैं। लेकिन अभी हम हालिया देख रहे हैं सर, कई देखा है पहले भी, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम देखते रहे, चले वो तो वहाँ पे कुछ बेहतरी आई है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का जो ये वाला वाक़या है ज़मानत देने का, इस पे सवाल उठ रहा है कि आप एक कानून है कि जब तक मुल्ज़िम नहीं आता उसको ज़मानत नहीं दी जाती। ये कानून है जितना मैंने एज ए तालिब इल्म पढ़ा है। अब मुल्ज़िम चाहे इमरान खान हो, चाहे वो भाटी वाला हो, चाहे वो अब्दुल कुद्दूस हो, कोई भी हो, उसे आना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान को कहा गया कि 8 बजे तशरीफ़ ले आइए, वो नहीं आए। उन्होंने कहा अच्छा चलिए जी सुबह 8 बजे तशरीफ़ ले आए, वो नहीं आए। फिर अदालत ने कहा अच्छा जी 2 बजे आप तशरीफ़ ले आइए, वो उसमें भी नहीं आए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चले 4 बजे तशरीफ़ ले आइए, हम बैठे हुए हैं, वो तब भी नहीं लाए। फिर उन्होंने कहा कि जी चले 6:30 बजे शाम को तशरीफ़ ले आइए, अब तो आ जाएं, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं उस पर भी नहीं आ रहा। और उसके बाद जाकर इतनी लंबी प्रोसेस के बाद वो अदम पैरवी पे शायद वो दरख्वास्त खारिज हुई है या उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई है। क्या कहेंगे सर इस पे? जनाब, मैं बतौर कानून के तालिब इल्म के, ये प्रोटेक्टिव बेल है या कबल गिरफ्तारी है, ये तो ऐसी चीजें होती हैं जिस तरह कागज के जो दरख्वास्त दी जाती है क्रिमिनल केसेस में, कहीं टिकट लगता है कहीं नहीं लगता है, बलूचिस्तान वो टिकट लगता है, अगर कागज पे टिकट लगी होगी तो आगे केस होगा। एग्जैक्टली मुल्ज़िम को दरख्वास्त के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर मुल्ज़िम मौजूद है दरख्वास्त ली जाएगी, अगर मुल्ज़िम मौजूद नहीं है दरख्वास्त नहीं ली जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्रिमिनल केसेस में मुल्ज़िम का हाजिर होना लाजमी है, अनलेस के वो कैद में हो, अनलेस के वो उसका ऐसा रीजन हो वो मूव नहीं कर सकता, मुल्क से बाहर है। इस तरह कई केसेस हुए हैं। वो और बात है कि बियॉन्ड कंट्रोल, इसको बोलते हैं सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल। जब बियॉन्ड कंट्रोल नहीं है तो उस सबकी सूरत में उसको उसी तरह आना चाहिए कागज के साथ, अपनी दरख्वास्त के साथ, जैसे टिकट लगा होता है। उसके बगैर मैं हैरान हूँ, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उसके दफ्तर में दरख्वास्त ली कैसे, जज के सामने पेश कैसे हुई, और जज साहब ने उस पर नोटिस क्यों किया? वो तो बंदा खुद आके कहता है कि मुझे जरूरत है, मुझे खतरा है,
गिरफ्तारी का, तो वो अगर कोई आगे न कहता नहीं कहता है मुझे खतरा नहीं है या उसको जरूरत नहीं है तो उसको पेश ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, दरखास्त ही पेश नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मैं हैरान हूँ दरखास्त कैसे पेश हुई, लगी क्यों, जज साहब ने नोटिस क्यों किया, क्यों बुलाया, ये तो प्रोसेस ही नहीं है। प्रोसेस तो यही है कि दरखास्त के साथ मुल्ज़िम खुद मौजूद होता है। ठीक है, और उसके बावजूद इतनी टाइमिंग बड़ी बात है। इफ्तिखार दुरानी साहब से जरा पूछ लेते हैं इसके ऊपर कि वो क्या कहते हैं। कानून तो आपने बताया। इफ्तिखार दुरानी साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्क नजर आ रहा है आम आदमी में और इमरान खान में, और वो भी हाई कोर्ट की अदालत में, क्या कहेंगे सर? मैं पहले पिछले सेगमेंट का जवाब जो है ना मैं थोड़ा सा ऐड करना जरूर जरूर जरूर। देखें, फवाद चौधरी जो थे वो पुलिस की कस्टडी में थे और लाहौर हाई कोर्ट उनको बुलाता रहा, वो किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया। कुछ हुआ उस केस का? कुछ भी नहीं हुआ। हमें खुशी होनी चाहिए कि अदालतें असर्ट करें, जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत होना चाहिए, जो ठीक कर रहा है। मैं बिल्कुल मोहसिन बेग साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि जी अदालतों को इंसाफ ही बेसिक पैरामीटर है किसी भी माशरे के ऊपर जाने का और नीचे आने का। जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन टैबिंग जो है ना, ये फंडामेंटली जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं उनकी बात, अबानुल्लाह साहब की बात बिल्कुल ठीक है, हमें करना चाहिए था, हमने नहीं किया। लेकिन ये किसी को होली काऊ नहीं बनाया था। देखिए जो टैबिंग करते हैं ना जी, इनको कौन टैप करेगा? व्हाट इफ इट्स अ रोग एलिमेंट? हाउ विल यू फाइंड आउट कि ये टैबिंग कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है? मोहसिन बेग साहब ने बड़ी मजेदार बात कर दी। उन्होंने एक इदारे को कह दिया कि वो टैबिंग कर रहे हैं। मैं इससे आगे जा रहा हूँ। आपका 8 GB डेटा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हैक हुआ है, आप उस चीज को देख नहीं रहे। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, आप उस तरफ जा नहीं रहे हैं। देखिए किताब है, उसका नाम है वी हैव नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, असगर खान की किताब है। वो बताते हैं कि महमूद रहमान साहब जो है ना असगर खान साहब को मिलने के लिए आए, तो उन्होंने बताया कि जी मैं जो है इस तरह आया हूँ कि एक कमीशन बन गया है फॉल ऑफ ढाका के बाद, और मैं उसका हेड हूँ, मैं आपको इंटरव्यू करने लगा हूँ। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये किससे कॉन्स्टिट्यूट किया कमीशन? उन्होंने कहा जी जुल्फिकार अली भुट्टो ने। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी की किताब है, तो उसे कहते हैं कि आर यू अलाउड टू क्वेश्चन द वन हु हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द कमीशन? क्या तुम्हें इजाजत है कि जिसने कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया उससे सवाल पूछ सकते हो? उसने कहा जी आई एम अफ्रेड आई एम नॉट। उन्होंने कहा जी मुझे डर है कि मैं नहीं कर सकता। उसने कहा कि फिर मैं भी जवाब नहीं दे सकता, मैंने 3 खत याया खान को लिखे, उसको एग्जिबिट बना लीजिएगा। ये मैंने इक्तिबास इसलिए सुनाया है कि वक्त आ गया है कि टैप करने वालों को भी टैप किया जाए। ऐसा नहीं कि ये फ्री हैंड ना दे इस माशरे में। खुदा का वास्ता फंडामेंटल राइट्स है, और इस फंडामेंटल राइट्स को डॉक्टर दानिश, मोहसिन बेग, अमानुल्लाह साहब, इफ्तिखार दुरानी नहीं बोलेंगे, हम सांस नहीं ले सकेंगे सोसाइटी में। ये हम उस स्टेज पे आ गए, यहाँ पे ग्लोबली लिखा जा रहा है। हेनरी किसिंजर वर्ल्ड ऑर्डर में लिखता है कि डिजिटल मीडिया एज में पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गई है। अमेरिका को बता रहा है। हम यहाँ पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं इस तरह की, खुदारा चीजें सीरियस लेना शुरू कर दें। इस वक्त जो है पाकिस्तान बार काउंसिल कब निकालता है ये इलामिया जो आप पढ़ रहे हैं, राइट आफ्टर राना सनाउल्लाह, 2 दिन पहले ये ऑर्गेनाइज कैंपेन अदलिया के खिलाफ कर रहे हैं। यही पार्टी कर रही है, मैं एविडेंस दे सकता हूँ आपको उसका, ये कर रही थी, उस पर हमने कोई बात नहीं की। अब ये बार काउंसिल भी दे रही है, बाकी कोई तंजीम क्यों नहीं दे रही? बार काउंसिल क्यों, पाकिस्तान बार काउंसिल क्यों दे रही है? राइट आफ्टर राना सनाउल्लाह। सो इफ जो क्वेश्चंस है ना, फंडामेंटल क्वेश्चन फ्रेम किया करें, उसको क्वेश्चन पूछा करें वहां में, ताकि लोगों में शऊर पैदा आ जाए। रही इमरान खान साहब की बात, देखें जी इमरान खान साहब की वो 55 किस्म के फ्रिवलेस केसेस हैं। इमरान खान साहब जो है हर जगह अपीयर होते रहे, हर अदालत में गए, सुबह शाम गए, दोपहर गए, रात को गए, जब बुलाया वो चले गए। माफिया भी मांगी उन्होंने जहां पे उनको समझ लगी कि यार मुझसे गलती हो गई है या उनको गलत समझा गया है, उन्होंने माफी भी मांगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर साहब एग्जैक्टली इस प्ली पे उनको वेवर दिया हुआ है कि जी इस्तिस्ना दी हुई है कि आप अदालत में अपीयर ना हो जब तक आपकी सेहत नहीं दे रही। लाहौर हाई कोर्ट इंसिस्ट कर रही थी, ये जो आपने पूरा सुनाया उसकी जो है रूह दिन की, देखें वो उनको जो है 4 गोलियां लगी हैं। हमें डॉक्टर फैसल सुल्तान जो शौकत खानम वाले जो हमारे CEO हैं, उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी थी, और हम जब खान साहब को पहले दिन मिले थे, उनकी टिबिया बोन फ्रैक्चर है। आप डॉक्टर हैं, मेरा ख्याल है मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। टिबिया बोन फ्रैक्चर है जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट का इशू है। उस मूवमेंट की वजह से डॉक्टर्स ने कहा था कि जी आप रिस्क नहीं ले सकते,
खान साहब में तो कोई इतराज नहीं, आज से 2 हफ्ते बाद भी तो उन्होंने कोर्ट जाना ही है ना जी, या 2 हफ्ते बाद कोई फर्क पड़ जाएगा। इधर भी तो इस्लामाबाद की अदालतों में जाते रहे हैं, वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उनको कोई इतराज नहीं है जाने में, आपने बिल्कुल जाएंगे। आपने अच्छी बात की है सर। एक सवाल, क्योंकि डॉक्टर का भी हवाला दे दिया है, तो मैं एज ए डॉक्टर, जाहिर है मैं एक्सपर्ट काम कर चुका हूँ एज ए डॉक्टर। मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस नहीं हूँ। नहीं, आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, मैं जरा एमबीबीएस भी हूँ, और मैंने बड़े इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, JPMC, NIC का डायरेक्टर रहा हूँ। तो मैं यहाँ 2 बातें आपके सामने रखूंगा, फिर मैं मोहसिन बेग साहब की तरफ जाऊंगा, मुख्तसर से जवाब चाहूंगा। सर, अगर वो बीमार हैं, अव्वल तो ये है कि जाहिर है कि जो गोलियां लगती हैं, जो भी गोली लगती है उसका एक टाइम पीरियड होता है और उस पर वो हील हो जाती है। ये जो टाइम पीरियड है बहुत ज़्यादा हो गया है। एज ए मेडिकल प्रोफेशन जो भी डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं, और मैं भी ये कह रहा हूँ। दूसरा ये कि जब पिंडी में जलसा था, बहुत बड़ा जलसा आपने लोगों को बुलाया था, वहाँ हेलीकॉप्टर से इमरान खान साहब उतरे थे, चलते हुए आए थे, और बाज़ाब्ता उन्होंने वो प्रोग्राम अटेंड किया था, काफ़ी देर तक रहे। और इसके अलावा भी अभी भी जो वीडियोज़ आ रही हैं उसमें वो अहम तरीन लोगों से मिल भी रहे हैं, बैठे हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, वो बैठकर मुख्तलिफ सेमिनार्स में लोगों से बात कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं इवन। तो इन चीज़ों को देखते हुए सवाल उठता है कि अदालत में जाने के लिए इमरान खान बीमार हैं, लेकिन इन जगहों पर वो जा रहे हैं। मुख्तसर सर इस पे ज़रा अगर आप कहें तो मैं आगे जाऊँ। देखिए, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वो इस वक्त एवन फील्ड में नहीं है, वो ज़मान पार्क में, जो कि चंद किलोमीटर दूर है अदालत से। जिस जलसे का आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, मैं उस जलसे के मुंतज़मीन में से एक हूँ। पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद जलसा है जिसमें इतनी एलैबोरेट अरेंजमेंट की गई थी, इंक्लूडिंग एन एलिवेटर ऑन द स्टेज। और अगर उनकी तकलीफ देख लेते, देखिए कौमें जो है ना वो होती हैं उम्मीद पे। उनके मोस्ट पॉपुलर लीडर को गोलियां लगी थी, कौम ना उम्मीद थी। ये उनकी हिम्मत थी, उनका हौसला था। अगर उनका आप चेहरा रीड करें, मैं उधर ही मौजूद था, मैं उनको देख रहा था। मैंने कभी इमरान खान को इतने दर्द में नहीं देखा, लेकिन वो कौम को उम्मीद देने के लिए आए वहां पे। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद अदालत नहीं जाएंगे, ठीक है, दोबारा चले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, दोबारा चले जाएंगे, सही बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मोहसिन बेग साहब की तरफ आते हैं, उनका पॉइंट ऑफ। वेलकम बैक। जी मोहसिन साहब, एक्चुअली इमरान खान साहब के हवाले से कई जगहों पर केसेस हैं। सेशन कोर्ट में भी है, करप्ट प्रैक्टिस, इंसदाद और दहशत गर्दी की अदालत पे भी है, हाई कोर्ट में भी है, इलेक्शन कमीशन पे भी है, और ख़ुद इस तरह की कई और जगहों पर हैं। तो कानून ये कहता है कि जब तक वो नहीं आएंगे ना उन पर चार्जशीट होगा, लेकिन यहाँ उनकी बीमारी का मसला है। वकील ये कह रहे हैं कि वो बुज़ुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, और इफ्तिखार दुरानी साहब ने अभी जो बताया, आप कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, अगर तो वो कोई शख्स रियली बीमार है और मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर देता है और अपनी एडजर्नमेंट ले लेता है, तो मेरे ख्याल में ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे मानुल्लाह साहब ने बताया कि जब आप राहदारी बेल या जिसको ट्रांजिट बेल या आप बेल बिफोर अरेस्ट कहते हैं, उसमें तो बड़ा क्लियर कट लॉ है क्रिमिनल में कि आपको खुद पेश होना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अभी वो कह रहे थे जेल भरो तहरीक करो, और जितने ये टक्कर के लोग पकड़े जा रहे थे और दूसरे दिन ही धाड़े मार के रोना शुरू हो जाते हैं, किसी को सांस की तकलीफ हो जाती है। लेकिन अपने दौर में जो इन्होंने किया, फाशिस्ट जैन की अक्कासी थी कि सारे अपने ओपोनेंट्स को इन्होंने अंदर किया, इंक्लूडिंग मी, और इसी तरह हम पे भी 6 केस बनाए एक ही दिन में। तो मकसद ये है कि फिर डरते क्यों हैं? अगर आपने जो कुछ अपने दौरे हुकूमत में किया, तो अब अगर आपके साथ हो रहा तो ये मकाफात अमल है, ये अल्लाह ताला का कानून है कुदरत का, और सही या गलत बड़ी दूर की बात है। अगर जैसे अभी दुरानी साहब ने भी फरमाया कि वो ये नहीं कह रहे कि आरडीओ की असलियत क्या है और इसके ऊपर होना क्या है, वो कहते हैं करने वाला कौन है। भाई सबको पता है करने वाले कौन है, आपके दौर में नहीं हो रही थी। आपका तो पीएम उस वक्त खुद कहते थे कि ये होनी चाहिए ताकि पता चले, एक वॉच डॉग हो,
और जो जजेस या कोई ऐसा शख्स ऐसी हरकत करेगा तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है, जो दिल में आए करते रहें। जिस तरीके से अदलिया अपने ऑब्जर्वेशंस दे रही है, उस सोशल मीडिया पे जरा आप देखिए हाल क्या है उसका। आप ऑब्जर्वेशन कुछ देते हैं, फैसले कुछ देते हैं। लॉ है कहाँ इस मुल्क में? लॉ सिर्फ गरीब के लिए, एक आम आदमी के लिए कि वो केस भुगतता रहे। तो ये कहना कि जी अदालतों में मैं पेश नहीं होऊंगा और अपनी बीमारी, ठीक है, उनको जो भी जख्मी हुए या कुछ हुआ, मुझे तो इस पे भी कंट्रोवर्शियल है कि उनको 4 गोलियां लगी हैं और 5 माह में तो कौन सी ऐसी गोलियों का जख्म है जो ठीक नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो बीमार हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट भिजवा दें। लेकिन ये अवॉइड करना कोर्ट्स को और अपने केसेस को प्रोलॉन्ग करना और अपनी पोजीशन का, पॉपुलर लीडर, भाई पॉपुलर लीडर के ये 7 खून माफ है, उनके लिए कोई केसेस नहीं है। ये अदालतें सिर्फ गरीब आदमी के लिए कि वो पॉपुलर है, वो कोर्ट में नहीं जाएगा, उसके फैसले लंबे होंगे, वो जब चाहे डिक्टेट करवा ले और जब चाहे अपने हक में फैसला करवा ले। और अदलिया को प्रेशराइज कौन कर रहा था? ये सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ ने जो जजों के खिलाफ कैंपेन चलाई है वो भूल गई है दुनिया, रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो आज ये कहना कि इनके खिलाफ, ऑफ कोर्स ये जजों को सोचना चाहिए, इस तरफ या उस तरफ की अगर साइड लोगे और अगर आप ऐसे फैसले करेंगे तो उस पर क्रिटिसिज्म आएगा और फ्यूचर में भी आएगा। तो ये अगर हमारी अदलिया इसी तरह ही चलती रही तो आगे जो मुल्क का हाल है इससे और बदतर होगा। अच्छा सर, मैं आपने याद दिलाया तो याद आया, इसका जवाब तो डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब को देना चाहिए। मैं वो सवाल रख देता हूं इनके सामने कि जो इफ्तिखार दुरानी आज सवाल उठा रहे हैं कि ये टेप जो करते हैं ये जिम्मेदार हैं और ये कौन करता है, तो आपने तो उसकी निशानदेही कर दी है। लेकिन खुद इमरान खान साहब ने कहा था कि ये टेपिंग होनी चाहिए और उन्होंने कहा था कि ISI सही करती है अगर टेपिंग करती है। इफ्तिखार दुरानी साहब 1 मिनट है आपके पास। मैं समझता हूँ जी, अगर आपको इजाजत है अदालत की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान ने किसी, जिस तरह ब्लैक ग्रे लिस्ट जो बनती है उसी तरह कोई लिस्ट में अगर आपका नाम है, आपको जरूर करना चाहिए। सर्विलेंस मैकेनिज्म होते हैं, हर दुनिया में होते हैं, लेकिन उसको पॉलिटिकल पर्पसेस एंड गेन्स के लिए नहीं यूज होता, उसको लीगल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। और लीगल पर्पसेस ये एडमिसिबल रूल नहीं है। ये हमारे साथ बड़े जो है एस्टीम वकील हमारे साथ हैं, अमानुल्लाह साहब, जो इसके ऊपर पहले भी कमेंट कर चुके हैं। ये एडमिसिबल फैक्ट ही नहीं है। अभी आप क्या कर सकते हैं उसके ऊपर? आप ये कर सकते हैं, उसको फॉलो अप कर सकते हैं कि आया ये किस जगह पे इन्वॉल्व होगा, एंड देन यू कम अप विद द लीगल प्रोसीजर। मैं ये समझता हूं एज अ शहरी ऑफ पाकिस्तान, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि आप एक बंदे की पर्सनल राइट इन्फ्रिंज कर दें। ठीक है सर, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का। डॉक्टर दानिश को इजाजत, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।